नमस्कार साथियों, आपका सभी का स्वागत है स्टूडी विद जीनियस में। हम क्लास 10th में सोशल साइंस पढ़ रहे थे और कुछ पार्ट मेरा रह गया था, पार्ट फर्स्ट का, वो आप लोगों के लिए हम मृदा का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और आज के चैप्टर में हमारा काली मृदा। इससे पहले भी मैं 3 सेशंस डाल चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा, है ना। रैपिड रिवीजन जैसे मैं बता चुका था, हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं काली मृदा। अब काली मृदा रहता है, इसका रंग कैसा रहता है? इसका रंग रहता है काला। अब जो काली मृदा रहती है, काली मृदा को क्या कहते हैं? काली मृदा जो होती है हमारी, उसे कहते हैं रेगूर मृदा। ये टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, क्या कहेंगे हम? रेगूर मृदा भी कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव सा सब। अब ये जो काली मिट्टी होती है साथियों, इसमें क्या होती है? इसमें सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। कभी कभी क्या होता है साथियों, बहुत बार जो हमारी काली मृदा रहती है, इसे कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या कहते हैं इसे हम? ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, काली कपासी मृदा भी कहते हैं, है ना। अब ये कहाँ पाई जाती है? ये दक्कन के पठार के उत्तर और पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये मृदा होती है साथियों हमारे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कुछ मालवा जो कि मध्य प्रदेश में, और कुछ छत्तीसगढ़ के पठार में ये पाई जाती है। ये जो हमारी काली मृदा रहती है, इसमें क्या रहता है? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। ओके, क्लियर हो गया होगा साथियों। मैं बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, 3 क्लास हो चुकी है, आज ये हमारी 4थी क्लास है। उसका नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फिर हमारी काली पीली मृदा। कौन सी मृदा? काली पीली मृदा। अब जो ये काली पीली मृदा रहती है, सॉरी लाल पीली मृदा। अब लाल क्यों है? क्योंकि लोहे के कणों के कारण। किसके कणों के कारण है ये लाल है? लोहे के कणों के कारण, है ना। तो लोहे की अधिकता होगी इसमें, इसी के कारण इसका रंग लाल होगा। अब आपसे पूछ सकते हैं लाल पीली मृदा में किस धातु की अधिकता रहेगी? तो हम क्या कहेंगे? लोहे की अधिकता रहेगी। ये कहीं कहीं पीला भी होता है। ये मृदा जो है हमारी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर क्या आती है? पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर भी ये मृदा पाई जाती है। पश्चिमी घाट अर्थात कोंकण घाट जो गोवा तरफ है, उस वाले उधर वाले एरिया में ये क्या होती? पाई जाती है ना। अब नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं साथियों, लेटेराइट मृदा। ये लेटेराइट जो मृदा होती है, इस मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में होता है। अर्थात शुष्क ऋतुओं में 1-2 बार एक के बाद एक आने के कारण होता है। एक के बाद एक ठंडी आती है। भारी वर्षा में अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो लेटेराइट मृदा में होते हैं। ये गहरी बहुत होती है, साथ ही अम्लीय प्रकृति की होती है। अब जब ये अम्लीय है तो पौधों के पोषक तत्वों की इसमें क्या हो गए? कमी होती है। अब जब कमी है, बार बार उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाएगी ये पाई जाती है साथियों हमारे कर्नाटका में, केरल, तमिलनाडु, इनमें पाई जाती है। और लेटेराइट मृदा किसकी फसल के लिए उपयोगी है? तो ये चाय और कॉफी के लिए क्या आती है? बहुत ही उपयोगी है। अब ये मृदा तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश और केरल के एरिया में पाई जाती है। इसमें काजू की फसल भी की जाती है। आपसे पूछ सकते हैं काजू, कॉफी, कहवा, चाय, इनकी खेती किस मृदा में की जाती है? लेटेराइट मृदा में की जाती है ना। इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स जो है क्लियर। अब मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो मरुस्थलीय मृदा तो हर किसी ने देखी होगी। जो एमपी और उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हर आदमी ने देखा है कि जो हमारी मरुस्थलीय मृदा होती है, इसका रंग लाल और भूरा ये हो सकता है। आमतौर पर ये कैसी होती है? रेतीली और लवणी होती है ना। कहाँ पर होती है? शुष्क जलवायु हो, उच्च तापमान हो के कारण जल वाष्पन का दर क्या होता है? अधिक होता है। मृदा में ह्यूमस और नमी क्या होती है? बहुत ही कम होती है, जैसे कि राजस्थान की मृदा। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके भूमि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अगर हम इसमें बार बार पानी देंगे, सही तरीके से पानी देंगे, ड्रिप सिस्टम से पानी देंगे, तो क्या होगी? ये हो जाएगी, उपयोगी हो जाएगी फसल के लिए, है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर, वन मृदा।
अब साथियों जो वन मृदा रहती है कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कहाँ पर, जम्मू कश्मीर हिमाचल में, जहाँ पर पर्याप्त वन उपलब्ध होता है। इन मृदाओं का गठन क्या होता है, में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता रहता है। नदी घाटियों में ये मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढाल पर इसका गठन मोटे कणों में होता है। मैं कहता हूँ कि नदी द्वारा बह के नीचे आ जाती है। हिमालय के हिमाचली क्षेत्रों में ये मृदा में बहुत ही अपर्दन होता है, क्यों, क्योंकि बह बह के क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी ही बनती है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि काली मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर बताइए, तो हम लेटराइट और काली मृदा में अंतर इस तरह से बताएं, इसका रंग काला है ना, और ये किससे बनती है, लावा के प्रवाह से होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, लावा बाहर आता है, उससे काली मृदा बनी। अब ये क्या हो, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये बनती है। ये प्रक्रिया से क्या बनती है, लेटराइट मृदा बनती है। ये क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती है। इसमें कपास पैदा की जाता है, इसलिए कपास वाली मृदा ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, है ना। ये चिपचिपी बहुत रहती है और सूखने पर इसमें दरार हो जाती है। इसके कण कुछ मोटे होते हैं, कण बंदरपुर के समान पृथक पृथक मोटे होते हैं, हल्के हल्के क्या होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। ठीक है, काली मृदा आप जानते हो सबसे ज़्यादा एमपी में पाई जाती है, तो काली मृदा के बारे में आप लिख दोगे। लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा की जब बात करोगे तो क्या कहोगे, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इनको याद कर लेना तो अपने आप ही आपको लेटराइट मृदा याद आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब सबसे फर्स्ट पार्ट है मृदा अपर्दन क्या होता है। तो साथियों मृदा अपर्दन होता है जो हमारी भूमि है, तो इसकी जो ऊपरी परत क्या होती है वो हट जाए, कहीं चली जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मृदा अपर्दन कहेंगे। मृदा अपर्दन का सबसे पहला कारण है तेज बहने वाला जल, अर्थात तेज बहने वाली हवा। जब हवा और पानी तेज बहेंगे तो ऊपर की परत को लेके चले जाएंगे। ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत के साथ अपने साथ बहाकर ले जाते हैं, और भूमि क्या होती है, कृषि के उपयोग रहती है, क्या कृषि के अनुपयोगी बनाई जाती है। कुछ मानवीय कारणों भी मृदा अपर्दन को बढ़ावा देते हैं, जैसे वे अपने भवन निर्माण के कार्यों को प्रेषित रोडी, बजरी, संगमरमर, कुछ बदरपुर आदि प्राप्त करने के लिए इच्छा से छोटी बड़ी पहाड़ियों में गहरे गड्ढे में परिवर्तित कर देते हैं। मृदा अपर्दन के कारण मृदा में उपजाऊपन का बड़ा विनाशकारी प्रभाव हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम मृदा की ऊपर वाली परत हटा देते, आप देखना जब बड़ी बड़ी अपने इधर जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर क्या करते हैं लोग, मिट्टी को लेकर जाते हैं और उस मिट्टी से क्या बनाते हैं, ईंट बनाते हैं। अब जब हम ऊपर वाली परत को ले जाके उसकी ईंट बना लेंगे तो बाकी परत हमारी उपजाऊ नहीं रहेगी, क्योंकि उपजाऊ तो ऊपर वाली ही परत थी। तो इससे क्या होता है, मृदा अपर्दन हो रहा है। अब जब हो रहा है मृदा अपर्दन तो हम उसको रोकने का प्रयास भी करेंगे। जब मृदा अपर्दन के कारण भूमि क्या होगी, कृषि योग्य नहीं रहेगी, उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त हो रही है, तो मृदा अपर्दन को रोकना अति आवश्यक है। क्यों है, क्योंकि हमें उपजाऊपन लाना है, हमें फसल पैदा करनी है। तो हम क्या करेंगे, वन बढ़ाएंगे, काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, मृदा अपर्दन रोकी जा सकती है। जब बार बार ऊपर की परत बह रही है मान लो पानी से, तो हम क्या करेंगे, अधिक वृक्ष लगा देंगे। ढाल वाली जो भूमि होती है उस पर क्या करेंगे, समोच्च बराबर करके, और वहाँ पर समांतर हल चलने से ढाल का वहाँ पर जो साथ ही जल बहाव की गति घटती है, इससे समोच्च जुताई कहा जाता है। क्या होता है साथियों, जब ढाल वाले क्षेत्र रहते हैं, जैसे मान लो ये हुई पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी को क्या करते हैं, वो यहाँ से काटा, ऐसा बनाया, फिर यहाँ से काटा, फिर ऐसा बनाया, तो ऐसे में क्या होगा, इस पर बराबर कर देंगे तो यहाँ पर खेती करेंगे और यहाँ का जल बहेगा नहीं, तो जल धीरे धीरे बहेगा, ऐसे बहेगा, तो क्या होती है, ऐसी जुताई को समोच्च जुताई कहते हैं। ऐसी समोच्च जुताई करेंगे, मृदा अपर्दन रुक जाएगा। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान अर्थात सीढ़ीदार खेत, जो मैं बता रहा हूँ यही प्रक्रिया क्या होगा, सीढ़ीदार खेत बनाएंगे, उससे मृदा अपर्दन क्या होगा, नियंत्रित होगी। अब पेड़ों को क्या करेंगे, हम कतारों में लगाएंगे,
एक रक्षक मेखला बनाकर हवा की गति को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हर, है ना, साथ ही क्या करेंगे, हम नदियों पर बांध बनाएंगे। बांध बनाकर बार बार पशु नहीं चराएंगे। इससे मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं, हम मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। जब हम बांध बना देंगे तो मिट्टी बह कर नहीं जाएगी, क्योंकि पानी तेज गति से नहीं बहेगा, तो क्या होगा, मृदा अपरदन रुकेगी नहीं रुकेगी। ओके साथियों, रुकेगी। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, उत्काद भूमि किसे कहते हैं? उत्काद भूमि कहते हैं बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी नली बना देता है। गहरी वहिकाएं बनाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, अवनलिकाएं कहते हैं। अब ऐसी भूमि जोतने योग्य तो रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? जैसे मान लो ये जमीन है, अब इस जमीन में क्या होगा, ऐसी धारियां बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, नलिका कहेंगे। अब ये जब जोतने योग्य नहीं रहेगी तो हम इसे कहेंगे उत्खात भूमि कहेंगे। जो चंबल बेसिन है वो किसका उदाहरण है? चंबल बेसिन में जो ये हमारी इस तरह से उत्खात भूमि होती है उसे खड्ड सा भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? खड्ड सा भूमि कहते हैं। ध्यान रखना, ये पॉइंट इसलिए ऐड करा है कि मध्य प्रदेश में चंबल है, चंबल बेसिन में ऐसी जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, खड्ड सा भूमि कहते हैं, है ना। अगले चलते हैं, चादर अपर्दन क्या होता है साथियों? ऑब्जेक्टिव से क्रिएट हो सकते हैं। चादर अपर्दन क्या होता है कि कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। क्या करता है? नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ क्या हो जाएगी, बह जाएगी। ऐसे अपर्दन को हम कहेंगे चादर अपर्दन। क्या होता है साथियों, जब ढाल रहता है उसमें ऊपर वाली मिट्टी बह के अगर पानी के साथ चली जाती है तो ऐसे क्या कहेंगे, चादर अपर्दन कहेंगे। पवन अपर्दन क्या है? सेम एज पवन अपर्दन है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पवन अपर्दन कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? पवन अपर्दन कहलाती है। अब साथियों हम मैप पढ़ते हैं, है ना। अब मैप में हम भूमि पढ़ लेते हैं। अगर मैप आएगा और मैप में अगर हमें भूमियों को बताना आएगा कि कौन सी भूमि कहाँ पर है तो हम कैसे बताएंगे? देखो, अब साथियों सबसे पहले तो ये क्षेत्र है हमारा राजस्थान। ये जो राजस्थान का क्षेत्र है अर्थात इसमें क्या होगी, इसमें तो स्वाभाविक बात है कि मरुस्थली होगी। क्या लिखोगे आप? ये हो गई मरुस्थली। समझ गए? ये कौन सी भूमि हो गई? इधर राजस्थान रहता है, राजस्थान में मरुस्थलीय भूमि है ना। अब बात है लेटेराइट मृदा की। तो साथियों ये है केरल, तो केरल का तट, ये हो गया तमिलनाडु का तट, ये आंध्र प्रदेश का तट, ये तेलंगाना का तट। तो ये जो मृदा होगी हमारी, यहां पर जो मृदा होगी ये आपको पता है कौन सी मृदा होगी? ये होगी लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा होगी? ये होगी हमारी लेटेराइट मृदा। इस तरह से स्टेट वाइज याद रखेंगे, है ना। अब जब लेटेराइट मृदा वहां पर हो गई है तो देखना साथियों, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़। यहां पर जो मृदा रहेगी वो हमारी मृदा कहलाएगी, ये एरिया में, ये मृदा कहलाएगी हमारी जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा कहलाएगी, है ना। ठीक है, ये कहलाएगी। अब साथ ही साथियों जैसे आप लोग जानते हो कि ये जो क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, ये जो मृदा हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी पर्वतीय मृदा। पर्वत क्षेत्र में, है ना। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, ऐसे एरिया में ये जो मृदा होगी हमारी, ये जो मृदा होगी, ये मृदा हमारी कहलाएगी कौन सी? लाल पीली मृदा, है ना। कौन सी मृदा हो गई हमारी? लाल पीली मृदा हो गई। ठीक है साथियों।
अब ये जो मालवा का क्षेत्र है, ये कुछ महाराष्ट्र है, ये हो गई हमारी काली मृदा, है ना। तो इस तरह से आप मैप में स्टेट वाइज भी हम मृदा को पढ़ सकते हैं, है ना। और अच्छे से मैप भी मैं आगे और क्लियर करूंगा आप लोगों को। और आगे साथियों जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन है, इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ जीनियस, है ना। और एक लाइक्स तो बनता है, क्यों? क्योंकि मेरी मेहनत के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हमारा फर्स्ट यूनिट संसाधन और विकास कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अब हम हमारे अगले चैप्टर में, अगले नेक्स्ट दिन में, नेक्स्ट डे में, पर डे साथियों पूरा कंप्लीट रिवीजन सोशल साइंस आप लोगों के लिए आ जाएगा। तो आप सभी को थैंक यू, जो क्लास को इतने अच्छे से देखने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद साथियों। जय श्री महाकाल।